हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में आई अंडररेटेड ब्रिटिश हॉरर कॉमेडी स्प्लैटर मूवी डॉग हाउस का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेक वेस्ट। ब्रिटिश हॉरर कॉमेडीज कुछ अलग तरह की होती हैं, ये आप द कॉटेज और इनब्रेड देख के जान ही चुके हो, तो ये मूवी भी कुछ उसी टाइप की है और स्ट्रिक्टली 18+ है। वीडियो के एंड में इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं विंस नाम के आदमी को, जिसका डिवोर्स होने जा रहा है, इसलिए वो काफी परेशान चल रहा है। तो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके दोस्त प्लान करते हैं एक बॉयज वीकेंड ट्रिप। ये दोस्त हैं नील, माइकी, ग्राहम, मैट, पैट्रिक और बैंक्सी। ट्रिप पर ये जाने वाले हैं मूडली नाम के एक छोटे से टाउन में, जहाँ पे माइकी की नानी का घर है। पर जाने की वजह वो नहीं है, बल्कि ये है कि उस टाउन में फीमेल्स की आबादी ज्यादा है। 4:1 का रेशो है, एक मेल है तो 4 फीमेल्स। अब थोड़ा इन दोस्तों के बारे में भी जान लेते हैं। नील पूरा प्ले बॉय है, सुबह होते ही उसे याद भी नहीं रहता कि रात में वो किस लड़की के साथ था। ग्राहम का इंटरेस्ट लड़कों में है, और क्योंकि वो लड़कों के साथ ही ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए उसका पार्टनर काफी नाराज है क्योंकि उसे इनवाइट नहीं मिला। फिर भी ग्राहम उसे नाराजी छोड़ के चलता बना, क्योंकि बचपन के दोस्त उसके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। सेम है माइकी और पैट्रिक के साथ, दोनों की ही वाइफ्स उनके जाने से नाराज हैं, पर फिर भी वो चले आए। मैट अभी सिंगल है और बहुत बड़े वाला इविल डेड फैन है। वो एक स्टोर चलाता है जिसमें हॉरर मूवीज से रिलेटेड आइटम्स बेचता है, जैसे कि कॉमिक्स वगैरह। एक बच्चा उसके सामने इविल डेड वाले डेडाइट्स को ज़ॉम्बी बोल देता है, जिससे उसका खून खौल जाता है। इतना ज्यादा टची है इविल डेड को लेकर। बैंक्सी सबसे बड़ा चिल्गाय है, वो सबसे आखिर में घर से निकला और इतना चिल्ला कि अपना फोन भी घर के अंदर ही भूल गया और घर की चाबी भी। अपनी सुंदर सी दिखने वाली खटारा वैन को जैसे तैसे स्टार्ट करके वो निकला ही था, पर 5 मिनट चलने के बाद ही वैन का इंजन खत्म हो गया। बाकी दोस्त उसके पास फोन कर रहे थे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैंक्सी के बिना ही निकल जाएंगे। उन्होंने एक मिनी बस बुक की हुई थी, जिसकी ड्राइवर थी रूथ, और नील से उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। बस में बैठकर सब निकल गए, और जैसे ही मोडली के पास पहुंचे तो रास्ते में उन्हें पड़ी मिली मरी हुई भेड़ें, जिनका सारा ताम झाम चीर फाड़ के बाहर निकाला हुआ था। उन्हें कोई भी साइड नहीं कर रहा था, इसलिए रूथ ही उन्हें साइड करने में लग गई। तब जाके विंस ने उसकी हेल्प की। इसी बीच विंस के पास उसकी वाइफ का फोन आ गया कि जल्द से जल्द डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कर दे, और उसके बाद माइकी के पास भी उसकी वाइफ का फोन आ गया। इस सब से तंग आकर नील ने उन सब के फोन एक बैग में जमा करवा के साइड में रख दिए। फिर वो सब मूडली पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूरा टाउन एकदम सुनसान पड़ा है। दूर दूर तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही, और उस टाउन से आगे भी नहीं जाया जा सकता क्योंकि वो एक डेड एंड है। आगे सिर्फ जंगल है, कोई रास्ता नहीं। मूडली में आए 1 मिनट भी नहीं हुआ और उन सब का मूड ऑलरेडी खराब हो गया। वो सब पछताने लगे। रूथ भी सिर्फ आधे घंटे के लिए खड़ी है, उसके बाद चली जाएगी। अगर वो सब जाना चाहें तो उसके साथ वापस भी जा सकते हैं। पहले आधे घंटे पूरे टाउन में घूम के देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अजीब बात यह है कि इस टाउन में आते ही रूथ की आंखें अचानक से लाल पड़ गई। आंखों में ऐसी इरिटेशन होने लगी कि उसे आई ड्रॉप्स डालनी पड़ी, पर लड़के सारे मस्ती में थे। रोड पे ही एक फुटबॉल पड़ी थी, तो माइकी ने उसमें लात मार दी, पर यह नहीं देखा कि फुटबॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। माइकी अपनी नानी के घर चल दिया और बाकी सब चले गए पब के अंदर, सिवाय मैट के। वो अकेला ही टाउन का टूर कर रहा था कि तभी उसे एक हॉरर स्टोर मिल गया, द बर्निंग विच के नाम से, जिसके अंदर काफी अजीब एंटिक चीजें रखी हुई थी। पूरे टाउन में इलेक्शन कैंपेन के पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिनमें से एक कैंडिडेट फीमेल है और एक मेल। पर फीमेल के पोस्टर्स ज्यादा हैं और जो मेल के पोस्टर्स हैं वो सारे फटे हुए हैं। फीमेल का नाम है मैग्नेट और उसे स्पॉन्सर कर रहा है वंडर वॉश सर्फ, कीपिंग पॉलिटिक्स क्लीन। उधर माइकी अपने नानी के घर पहुंच चुका था और घर की चाबी ढूंढ रहा था, क्योंकि नानी तो टाउन से बाहर गई हुई है, तभी तो ये आया है नानी को बिना बताए। चाबी तो उसे मिल गई, पर एक कटा हुआ हाथ भी था वहां पे, वो नहीं दिखा। लेकिन बाद में एक खून से सने हाथ का निशान जरूर देख गया, और उसके बाद दिखा मरा हुआ डॉग, जिसके आसपास किसी आदमी के कटे हुए हाथ पैर पड़े थे। वहीं पास ही में बैठी एक दुल्हन उस आदमी के अंदरूनी अंगों को चबा रही थी। उसकी शक्ल देखकर माइकी को लगा कि शादी के दिन उसने कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया, पर वो तो कुछ अलग ही आवाजें निकाल रही थी, जैसे कोई ज़ॉम्बी। माइकी को देखते ही वो कुल्हाड़ी उठाकर उसके पीछे लग गई। इधर पब के वॉशरूम में नील ने एक लेडी को देखा जो खून उगल रही थी, इसलिए नील उसे अकेला छोड़ के बाहर आ गया। पब के अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि बार टेंडर वहां पे मरा पड़ा था। जब उन लोगों को अटेंड करने कोई नहीं आया तो वो सब बाहर आ गए मैट के पास।
मैट को बाहर एक गोली का शेल मिल चुका था और वो सब समझने में लगे हुए थे कि आखिर इस टाउन के लोग गए कहाँ। तभी उन्हें एक हुडी पहनी हुई लड़की सामने से जाती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो सब छुट्टा ढूंढने लगे। पर तभी एक सोल्जर ने उस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया। ये देखकर उन सब ने सोल्जर को ही धोना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मामले का ज्ञान नहीं था। सोल्जर के हाथ से जो चाकू गिरा उसे उठाकर उस लड़की ने नील के हाथ में घुसा दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि सोल्जर ठीक कर रहा था, पर अब तो वो उसे मार मार के बेहोश कर चुके हैं। अब वो लड़की बाकियों के पीछे लग चुकी थी। तभी पीछे से माइकी ने आकर उसे बेहोश कर डाला और जब उसका चेहरा देखा तो सबकी आंखें फटी रह गई। माइकी बोला कि ये तो इविल डेड वाला मामला नजर आ रहा है। इतने में उधर से लुटेरी दुल्हन आ गई। पब के अंदर से वो लेडी भी निकल आई हाथ में बॉटल लेकर, और द बर्निंग विच स्टोर में से निकल आई गॉथ बैडी हाथ में एंशियंट तलवार लेकर। उन सबको अपनी तरफ आता देखकर वो सब वापस बस की तरफ भागे और अपने साथ सोल्जर को भी उठा के ले गए। पर बस में जाके उन्हें और तगड़ा झटका लगा, क्योंकि अब रूथ भी खून उगल रही थी और देखते ही देखते वो भी उन सब के खून की प्यासी हो गई। तो उसे बस के अंदर ही बंद करके वो सब भागने लगे माइकी की नानी के घर की तरफ। लेकिन रास्ते में ही ब्यूटी पार्लर वाली महिला 2 कैंचियां चलाते हुए बाहर निकल आई। हम कटआउट में देख सकते हैं वो पहले कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। उन सब से बचते बचाते वो सब नानी के घर तक पहुंचे, जहां पे पूरा बैकयार्ड सोल्जर्स की लाशों से भरा पड़ा था। एक सोल्जर को पूरी तरह खोल के दीवार पे पिन कर रखा था। नील ने हिम्मत करके उसकी गन निकाली, तभी वो बोल पड़ा कि गन खाली है, और ऐसी हालत में भी वो बोल पा रहा था। ये देखकर सब हैरान थे, लेकिन उसका दिल धड़कता हुआ वो सब देख पा रहे थे। वो उन्हें वार्न करता है कि जंगल में मत जाना। तभी पीछे से दुल्हन आई, जिसने कुल्हाड़ी मार के उसका सर बीच में से खोल दिया। उसका सर खुला और इन सब के मुंह खुले रह गए। अब बस उन्हें जल्दी से घर के अंदर जाना था, पर दिक्कत ही आ गई कि माइकी की पैंट में 11 जेब हैं और चाबी उसने किस जेब में रखी उसे याद नहीं। इतने में वो सारी घातक महिलाएं उनके पास आ चुकी थी, पर किसी तरह उनसे बचते बचाते वो घर के अंदर जाने में कामयाब रहे। और जैसे ही वो सब नजरों से दूर हुए, महिलाएं चुपचाप वापस चली गई। घर में जाते नील ने सबसे पहले फोन ट्राई किया, लेकिन फोन डेड था सोल्जर्स की तरह। अब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि सबके फोन तो नील ने जमा करवा के बैग के अंदर रखवा दिए थे, और वो बैग पड़ा है बस के अंदर रूथ की निगरानी में। वो सब फिगर आउट करने लगे कि आखिर इस टाउन में हुआ क्या है और टाउन के सारे आदमी कहाँ हैं। बस तभी सोल्जर होश में आ गया और उसने बताया कि टाउन के सभी आदमी मर चुके हैं। उन्हें मारा है टाउन की इन्हीं फीमेल्स ने, जो एक वायरस की वजह से मैन हेटिंग कैनिबल्स बन चुकी हैं। और सारे आदमियों का सफाया करने के बाद ज्यादातर फीमेल्स तो जंगल में जा चुकी हैं और शिकार करने। यानी टाउन में अभी कम ही फीमेल्स हैं, फिर भी बहुत हैं। ये वायरस फैला कैसे वो सब सोल्जर ने नहीं बताया, क्योंकि वो क्लासिफाइड जानकारी है। बस इतना बताया कि सोल्जर्स को भेजा गया था इन सब इन्फेक्टेड फीमेल्स को मारने के लिए, पर उल्टा फीमेल्स ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। अब बस यही बचा है। पर इतना तो उन्हें पता चल गया कि वो वायरस यहाँ की हवा में भी फैला हुआ है। तभी तो टाउन में आते ही रूथ भी इन्फेक्टेड बन गई बिना बस से बाहर निकले, और वो वायरस सिर्फ फीमेल्स पे असर करता है, ये भी साफ है। सोल्जर कहता है कि इससे पहले बाकी फीमेल्स भी वापस आ जाएं, बस में बैठकर यहाँ से निकल लो। सब चुपचाप बस के पास पहुंचे और नील गया रूथ को अपने पीछे लगाने। जैसी रूथ बस से बाहर निकलकर उसके पीछे लगी, सबके सब जल्दी से जाकर बस के अंदर बैठ गए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि दुल्हन और ब्यूटिशियन दोनों बस के अंदर छुपी बैठी हैं। उन्हें देखते ही सब के सब वहां से भाग निकले, लेकिन फोन वाला बैग लेने के चक्कर में पैट्रिक पीछे रह गया और बस इसी वजह से मरते मरते बचा। पास ही में जिलेट का एक बिल बोर्ड था, तो बैग को ऊपर फेंक कर वो जल्दी से सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। पर इतने में दुल्हन ने कुल्हाड़ी उसके पैर में घुसा दी। इससे पहले कि वो पैर काट के अलग कर देती, किसी तरह पैट्रिक ऊपर चढ़ गया। पर दिक्कत ये हो गई कि जो बैग वो उठा कर लाया उसमें फोन नहीं थे, बल्कि गोल्फ बॉल्स थी। इधर बाकी सब भी फंस चुके थे, क्योंकि और भी फीमेल्स बाहर आने लगी थी। जैसे स्टोर में से निकली जूली, जिसके साथ पहले माइकी का चक्कर चल रहा था, और उधर से डेंटिस्ट भी निकल आई, जिसके खुद के दांत बाहर थे। पूरा ग्रुप घिर चुका था, तो उधर से पैट्रिक गोल्फ बॉल्स मार के उनका रास्ता क्लियर करने लगा, और एक बॉल से तो डेंटिस्ट के दांतों का इलाज भी हो गया। इस सब मारामारी में वो फीमेल्स आपस में ही भिड़ गई, जिसके चलते गॉथ बैडी ने डेंटिस्ट का सर ही उड़ा दिया तलवार से। इतने में वो सब जान बचाते हुए अलग अलग स्टोर्स में जाकर छुप गए। विंस और मैट चले गए बच्चों वाले स्टोर के अंदर, और माइकी, ग्राहम और सोल्जर चले गए कपड़ों वाले स्टोर में। नील सबसे अलग होकर एक घर की तरफ जाने लगा, पर रास्ते में ही एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गई। तभी उसने गोल्फ बॉल मारकर उसकी आंख ही बाहर निकाल दी। सामने से एक ग्रैनी भी आ रही थी वॉकर लेकर, तो उसके मुंह पे फुटबॉल मार के उसे नीचे बिछा दिया। कुछ इस तरह वो घर के अंदर जा पहुंचा, लेकिन अंदर भी एक ज़ॉम्बी नहीं थी जिसने उसे कैद कर लिया।
इधर दुल्हन भी कुल्हाड़ी मार मार के बिलबोर्ड गिराने में लगी हुई थी ताकि पैट्रिक नीचे गिरे और वो फिर उसे ऊपर भेज दे। कपड़ों के स्टोर में एक आदमी का सर सजा के रखा हुआ था और ट्रायल रूम में एक ज़ॉम्बी महिला कपड़े ट्राई कर रही थी। माइकी को देखकर वो उसके ऊपर झपट पड़ी, तब सोल्जर ने उसके सर में गोली मार के उसे खत्म किया, जो कि उसकी आखिरी गोली थी। इधर विंस और मैट बच्चों की दुकान में घुस तो गए थे लेकिन दरवाजा लॉक करना भूल गए थे, जिसके चलते कैंची वाली मैडम अंदर आने लगी। उसे संभालना मुश्किल हो गया था तो मैट ने उसके हाथ पे नाइट्रो फ्यूल डाल के आग लगा दी, तब कहीं जाकर उनकी जान छूटी। स्टोर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल मॉन्स्टर ट्रक भी रखा हुआ था तो उस ट्रक को उन दोनों ने बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर एक वॉकी टॉकी फिट करके वो फुल स्पीड में उस ट्रक को ज़ॉम्बिस के बीच में से भगाने लगे। ऐसा एक ट्रक मिल जाता तो बात बन जाती। ऐसे ज़ॉम्बिस को कंफ्यूज करते हुए वो ट्रक उन्होंने कपड़े वाले स्टोर तक पहुंचा दिया तो माइकी जल्दी से उस ट्रक को उठाकर अंदर ले गया और फिर वॉकी टॉकी के जरिए उनकी बात होने लगी। माइकी ने एक प्लान तैयार किया जिसके तहत दुकान के अंदर रखे आदमी के सर को उन्होंने ट्रक के ऊपर रखा, फिर ट्रक को बाहर छोड़ दिया। आदमी का सर देख के सारी ज़ॉम्बिस ट्रक के पीछे लग गई और इसका फायदा उठाकर माइकी पहुंच गया सोल्जर्स की कार तक, लेकिन वो कार पूरी तरह लॉक थी तो माइकी ईंट मारकर उसका ग्लास तोड़ने लगा, लेकिन वो ईंट उल्टा उसी के सर पे लग गई क्योंकि ग्लास बुलेट प्रूफ था। इतने में विंस और मैट फुल स्पीड में ट्रक को भगा रहे थे, जिस वजह से आखिर में वो ट्रक पलट गया। ज़ॉम्बिस ने उस सर को अच्छी तरह चबा डाला और फिर वो सब लग गई माइकी के पीछे, इसलिए माइकी जाके छुप गया मीट शॉप के अंदर जिसमें आदमियों को काट के लटका रखा था। माइकी अब सेफ था ऐसा उसे लग रहा था। जल्दी उसने देख लिया कि ज़ॉम्बी बुचर अंदर ही है और वो ताज़ा लेग पीस तैयार कर रही है। उसने माइकी को दुकान के बाहर फेंक के मारा। इतने में मैट को एक वाटर गन मिल चुकी थी तो उसके अंदर नाइट्रो फ्यूल भर के मैट ने प्लास्टिक का फ्लेम थ्रोअर तैयार कर लिया, ऐश का फैन जो है। फिर दोनों जल्दी से माइकी को बचाने के लिए बाहर निकले तो बाहर उन्हें मिल गई गॉथ बैडी। तब मैट ने अपने फ्लेम थ्रोअर का यूज करके उसे जला दिया उसकी दुकान द बर्निंग विच के सामने, और क्योंकि वो प्लास्टिक गन थी इसलिए खुद भी जल गई। पर मैट को ये नहीं पता था कि उसमें से फ्यूल लीक हो रहा था, तो जैसे उसने गन फेंकी आग जा पहुंची स्टोर तक, जिससे पूरा स्टोर ब्लास्ट हो गया। इस बीच माइकी तो वापस अपनी दुकान में जा चुका था पर ये दोनों बाहर ही रह गए। बीच में ज़ॉम्बिस आ चुकी थी इसलिए दोनों भागे और जा पहुंचे चर्च के अंदर जहां पे आर्मी का पूरा सेटअप लगा हुआ था। वहाँ पे बॉक्सेस के अंदर कोई बायोहैज़र्ड मटेरियल रखा हुआ था जिससे ये वायरस फैला है, और वहाँ पे पहले से लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। विंस ने वॉकी टॉकी के जरिए उन तीनों को बता दिया कि तुम भी चर्च के अंदर आ जाओ, और उन तीनों ने ये मैसेज सुन लिया क्योंकि वॉकी टॉकी को बाहर चबा रही थी बुचर। शॉप से निकलना नामुमकिन है क्योंकि वो तीनों आदमी हैं। बस इसी बात पे माइकी को एक आइडिया आ गया। ज़ॉम्बी लड़कियां सिर्फ लड़कों को मारती हैं, इसलिए उन तीनों ने लड़कियों का गेटअप ले लिया और बड़ी आसानी से ज़ॉम्बिस को बेवकूफ बनाकर उन्हीं के बीच में से होते हुए तीनों निकल गए। लेकिन आखिर में उनका भांडा फोड़ दिया जूली ने माइकी को पहचान कर। तब सोल्जर ने जल्दी से जूली की गर्दन मरोड़ कर उसे लेटा दिया। उधर दुल्हन की मेहनत फाइनली रंग लाई और बिलबोर्ड टूट गया, जिस वजह से पैट्रिक नीचे आ गिरा। फिर भी लंगड़ाते हुए वो भाग निकला और पहुंच गया इन तीनों के पास। उधर नील को ज़ॉम्बिनी ने घर में कैद किया हुआ था अपने बर्थडे की खुशी में, और बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही थी मेल कैंडिडेट की उंगलियां अपने केक पे सजाकर। नील को लगा कि वो ज़ॉम्बिनी को अपनी बातों में फंसा लेगा क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा चार्मर है, पर ज़ॉम्बिनी ने उसकी भी छोटी वाली उंगली काट ली। अब इससे पहले कि वो बाकी उंगलियां भी काट कर खा जाती, किसी तरह नील रस्सी कटवाकर फ्री हो गया और उल्टा उसी की गर्दन में इलेक्ट्रिक नाइफ घुसाकर भाग निकला। वो छत के रास्ते भागना चाह रहा था लेकिन छत टूट गई और वो सीधा जा गिरा नीचे एक रूम में जहां पे 3 वाइल्ड ज़ॉम्बी गर्ल्स पार्टी कर रही थी नॉन वेज के साथ। अब नील उन्हें छोड़ के जाना तो नहीं चाह रहा था, पर जान का सवाल था इसलिए उसे जाना ही पड़ा। कुछ इस तरह पूरा ग्रुप चर्च के अंदर जमा हो गया और एक साथ आते ही उन सब ने गहरी डिस्कशन की कि किसे कौन सी लड़की पसंद आई। कर थोड़ा दिमाग लगाकर मैट ने वहां की पावर ऑन कर दी, जिससे सारे मॉनिटर्स चालू हो गए। उनसे पता चला कि चर्च के अंदर से पूरे टाउन के ऊपर नजर रखी जा रही थी और एक मॉनिटर के थ्रू सारा जायजा ले रही थी टाउन की फीमेल कैंडिडेट मैग्नेट, जो अब भी लाइव बैठी है। उसी ने वो टॉक्सिन पूरे टाउन में बंटवाया जिससे सभी फीमेल्स आदमियों से नफरत करने लग गई और नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिसके चलते टाउन में आदमी बचे ही नहीं। जैसे ही मैट ने अपने साइड का कैमरा ऑन किया, मैग्नेट को देख गया कि वो कर्नल से बात नहीं कर रही। बस तभी उसने एक बटन दबाया जिससे पूरा सिस्टम तबाह हो गया।
सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और तभी शुरू हो गया फेज 2। अभी तक वो सारी इन्फेक्टेड फीमेल्स फेज 1 में थी। फेज 2 स्टार्ट होते ही वो सब म्यूटेट होके और तेज और पावरफुल और खतरनाक बनने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि सोल्जर को सोनार डिवाइस मिल चुका था जिसे यूज करने पे सारी ज़ॉम्बीज अपने आप रुक जाएंगी। सोल्जर ने बटन दबाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो रिमोट काम ही नहीं कर रहा। दुल्हन चर्च का दरवाजा तोड़ने में लगी है। अब वो सब समझ चुके थे कि सरकार ने इस आइसोलेटेड टाउन के ऊपर उस वायरस का टेस्ट किया जिसे बाद में बड़े लेवल पे यूज किया जाने वाला था। उस वायरस से लोगों की ऐसी आर्मी तैयार की जाती जो बिना थके लड़ती रहती और जिन्हें मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन वायरस ने असर किया सिर्फ फीमेल्स के ऊपर। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। यानी रेज वायरस है सिलेक्टिव वाला। इसमें मैग्नेट का रोल ये है कि उसने इस टाउन के हर एक घर तक उस वायरस को पहुंचाया वंडर वॉश सरफ के जरिए। अब उन सबको सोल्जर के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि तभी किसी ने बड़ी सी कैंची से सोल्जर की रीढ़ की हड्डी काट दी। वो थी माइकी की नानी, और क्योंकि वो माइकी की नानी है इसलिए कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन वो चाह रही थी। बाकी सबको बचाने के लिए मैट ने मार मार कर नानी का भरता बना दिया क्योंकि वो इविल डेड फैन है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए स्टोर रूम में गया तो वहां पर जली हुई गॉथ बैडी ने तलवार घुसा के उसे मार डाला। वो चर्च के अंदर आई बेसमेंट के रास्ते जिस पे इन सब का ध्यान गया ही नहीं, और अपने दोस्त को मरता देखकर वो सब इतने ज्यादा गुस्से से भर गए कि सब मिलकर गॉथ बैडी के ऊपर टूट पड़े और मिलजुल के उन्होंने उसी की तलवार से उसकी जान ले ली। फिर वो सब बेसमेंट के रास्ते निकलने लगे तो नीचे उन्हें मिली पूरे टाउन के आदमियों की लाशें जिन्हें अब भी वो ज़ॉम्बीज़ खा रही थी। ये देखकर वो सब वापस ऊपर भागे, लेकिन अब ऊपर भी खतरा था इसलिए और ऊपर भाग गए छत पर। तब तक टाउन में आ चुका था बैंक्सी। उसे देखकर विंस बोला कि जल्दी से सीढ़ी लेके आ, तो बदले में बैंक्सी बोला कि जो जो मैंने आज झेला है तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी। वो सीढ़ी लाया और सीढ़ी लगा के खुद ऊपर चढ़ गया। तो माइकी ने उसे पूरा मैटर समझाया जिसे सुनकर वो बोला कि तुमने कौन सा नशा किया है। उसे सब मजाक लग रहा था। बस तभी नीचे बुचर आ गई जिसने सीढ़ी पलट दी और माइकी और बैंक्सी जा गिरे सामने वाली छत पर। उन्होंने जल्दी से सीढ़ी ऊपर खींचकर चर्च की छत पे डाल दी ताकि बाकी सब भी उनकी वाली छत तक आ जाएं। बाकी सब तो सही सलामत पार आ गए, पर जब ग्राहम की बारी आई तो उधर से आ गई ज़ॉम्बिनी जिसने सीढ़ी पलट के पहले ग्राहम को नीचे गिराया, फिर उसके ऊपर कूद के उसका पोस्टर बना दिया। बाकी सब जल्दी से भागकर बैंक्सी की कार तक जा पहुंचे, लेकिन वहां जाके उन्हें और भारी झटका लगा क्योंकि बैंक्सी लेकर आया था छोटी सी स्मार्ट कार जिसके अंदर वो सब फिट नहीं हो पाएंगे। सब के सब आपस में झगड़ने लगे थे तो पैट्रिक एक बार फिर उन्हें शांत करने लगा। बस तभी पीछे से कैंची वाली मैडम आई जिसने कैंचियां चला चला के पैट्रिक को चीर डाला। बाकी सब जल्दी से बस की तरफ भागे और रूथ को उन्होंने बाहर निकाल दिया था कि तभी वो पब वाली महिला आई जिसने आते ही टूटी हुई बोतल बैंक्सी के अंदर घुसा दी और बैंक्सी का सारा खून बोतल से होते हुए बाहर निकल गया। देर आए दुरुस्त आए। अब बस के अंदर थे नील, माइकी और वेंस, लेकिन वेंस वहां से निकल नहीं रहा था। पहले उसने अपनी वाइफ की फोटो जलाई, उसके बाद निकलने के बारे में सोचा और तब तक पुलिस वाली ज़ॉम्बी ने उसका चालान काट दिया था। फाइनली बस भगा के वो निकला और रास्ते में ज़ॉम्बी नहीं आई तो लगे हाथ उसका भी केक काट दिया। कुछ इस तरह वो तीनों टाउन से बाहर निकल गए, पर तभी वॉकी टॉकी के थ्रू उनसे कांटेक्ट करता है ग्राहम। ग्राहम जिंदा है ये बात जानकर विंस ने बस मोड़ ली और कुछ इस तरह भगाई कि टाउन तक आते आते बस चलने लायक बची नहीं। तीनों एक बार फिर ज़ॉम्बिस के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार वो भागने वाले नहीं थे। उन्होंने भी ज़ॉम्बिस के ऊपर हमला बोल दिया और इतने में ग्राहम उस सोनिक डिवाइस को चालू कर चुका था उसकी पावर सप्लाई को कनेक्ट करके। तो इससे पहले कि उसके दोस्त लड़ते हुए मारे जाते उसने बटन दबाकर सभी ज़ॉम्बिस को फ्रीज कर दिया। अब कायदे से उन्हें चुपचाप निकल जाना चाहिए था, लेकिन आदत से मजबूर नील उस डिवाइस का यूज करके ज़ॉम्बिस के मजे लेने लगा जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि जब उसने डिवाइस विंस की तरफ फेंका तो डिवाइस नीचे गिर के टूट गया, जिसके चलते सभी ज़ॉम्बिस फिर से उनके पीछे लग गई और वो ग्राहम को एक शॉपिंग कार्ट में बैठाकर वहां से भागने लगे। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। टिपिकल ब्रिटिश हॉरर कॉमेडी है जिसका प्लॉट एकदम ही वाहियात है जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन बहुत ज्यादा फन है। इन मूवीज में मेकअप और गोर पे खासकर मेहनत की जाती है। बहुत दिमाग लगा के देखने वाली मूवीज नहीं होती हैं, ये सिर्फ फन के लिए देखी जा सकती हैं। द कॉटेज और इनब्रेड भी देख सकते हो। इनके अलावा शॉन ऑफ द डेड है, डॉग सोल्जर्स हैं, ऐसी बहुत सारी हैं जिनमें अलग ही कॉमेडी की जाती है। जैसे वो तीनों बस के अंदर मोटिवेट हो रहे थे, इतने में पुलिस वाली ज़ॉम्बी ने बस पे टिकट चिपका दिया और सेम साल में रिलीज हुई लेस्बियन वैम्पायर
किलर्स तो इससे एकदम सिमिलर है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $4 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे 1,65,544 पाउंड्स, क्योंकि ये थिएटर्स में सिर्फ यूके में ही रिलीज हुई थी। यूएस में ये डीवीडी पर रिलीज हुई। राइटर डैन शेफर को इस मूवी का आइडिया तब आया था जब उनकी गर्लफ्रेंड बीमार हो गई थी। मैट के स्टोर में डॉगविच कॉमिक्स भी देखी हमने, जो रियल लाइफ कल्ट कॉमिक्स हैं और उनके राइटर डैन शेफर ही हैं। मैट का रोल उनके दोस्त के ऊपर ही बेस्ड है जो उनकी कॉमिक्स बेचते हैं रियल लाइफ में। मूवी के अंदर माइकी का पूरा नाम है माइकी माउस। जिस कंपनी की बस उन्होंने टाउन में जाने के लिए बुक की थी उसका नाम था वेस्ट टूर्स, जो रेफरेंस है डायरेक्टर जेक वेस्ट के नाम का। और जो मूडली टाउन हमने देखा वो असल में कोई टाउन था ही नहीं, वो एक पूरा सेट था जिसे एक पुराने खाली पड़े हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया था। जब तक शूटिंग चली फिल्म का पूरा क्रू और सभी एक्टर्स उसी हॉस्पिटल के अंदर रुके थे और शूटिंग के दौरान वो सब परेशान थे वास्प से। ये मैग्नेट यानी मैरी टैम की आखिरी फिल्म थी और एलिसन कैरोल यानी वो हुडी वाली लड़की उनकी पहली फिल्म थी। एलिसन कैरोल वही मॉडल है जिन्हें आप लारा क्रॉफ्ट गेम्स में देखते हो। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कौन कौन इविल डेड का कट्टर फैन है। फिर मैं सैम रेमी की अनऑफिशियल इविल डेड मूवी के ऊपर वीडियो लाऊंगा जिसे सबने देखा ही होगा लेकिन उस नजरिए से नहीं देखा होगा जो मैं बताऊंगा। तो इविल डेड फैंस जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि वायरस की तरह यूट्यूब भी सिलेक्टिव होना बंद करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे जो मैं बताता हूँ हर बार। बाकी अब जल्दी आपको 28 ईयर्स लेटर की वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।